नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में हम लोग पब्लिक इकोनॉमिक्स के ही एक और टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। वो है प्रॉब्लम ऑफ रिवीलिंग प्रेफरेंसेस एंड देयर एग्रीगेशन। रिवीलिंग प्रेफरेंस को पहले समझते हैं कि रिवील करना, प्रेफरेंस को रिवील करना यानी अपनी चॉइस को बताना। जैसे मैं कहूँ कि मुझे डोसा बर्गर से ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अपनी प्रेफरेंस को रिवील कर दिया या अपनी चॉइस बता दी। अब प्राइवेट सेक्टर में अब यहाँ समस्या क्या है? समस्या है कि क्या चॉइसेस को रिवील करवा के और उनको एग्रीगेट, उनको जोड़ा जा सकता है। तो हाँ, प्राइवेट सेक्टर में इट्स वेरी इजी कि जो चीज़ हम मार्केट में जाके डिमांड करते हैं तो मार्केट को पता चल जाता है कि इन चीज़ों की डिमांड हो रही है और उस तरह की चीज़ें सप्लाई होने लगती हैं। बहुत ईजी है, वहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों की डिमांड करते हैं और अलग अलग चीज़ें उनको मिल जाती है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, वहाँ पर जो सोशल गुड्स प्रोवाइड की जा रही हैं, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उस केस में क्या है कि वो चीज़ें छोटी छोटी नहीं है, एक एक पर्सन के लिए नहीं है, वो कंपोजिट डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप रेलवे प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, आप रेलवे लाइंस बिछा रहे हैं, आप जो है पब्लिक पार्क बना रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ना ही ये तोड़ी जा सकती हैं, ये आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो सकती है, ये इनडिविजिबल आइटम्स हैं। तो इसलिए वहाँ उन केस में लोगों की राय को जानना, समझना कि उनको क्या चाहिए, ये एक पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्लानर्स के लिए ये काफ़ी मुश्किल सवाल होता है। तो ये एक मार्केट प्रोसेस ना रह के क्या बन जाता है, एक डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल इशू बन जाता है। और उसको यदि डेमोक्रेटिक सिस्टम हो तो उसको जो है वोटिंग रूल के अकॉर्डिंग जो है हम कोशिश कर सकते हैं इन प्रेफरेंसेस को, इन चॉइसेस को रिवील करवाने की, राइट। तो अब बहुत सारे वोटिंग रूल्स हैं, तो उन वोटिंग रूल्स में कौन से वोटिंग रूल को हमें चूज़ करना चाहिए, उनके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं, वो इस टॉपिक में हम समझ रहे हैं। यहाँ हम कुछ वोटिंग रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है यूनानिमिटी यानी सर्वसम्मति। सर्वसम्मति का मतलब कि सब राजी हो जाएं, यानी कोई भी ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिस पर हर एक व्यक्ति राजी हो। आप सोच सकते हैं कि वो कितना मुश्किल होगा जहाँ पे 100% लोग एक ही चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, एक ही चीज़ को वोट कर रहे हो। है तो ये आइडियल, बहुत अच्छा है। मोरओवर इसमें माइनॉरिटी यानी कि जो 1% लोग होंगे, आधा % लोग होंगे, उन लोगों को बहुत वेटेज दी जाती है। तो इसलिए ये रूल नो डाउट बहुत अच्छा है, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की तरफ आपको लेके जाता है। लेकिन यदि आप इसकी डीमेरिट देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इट्स नॉट वर्केबल, प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्योंकि सोसाइटी में आप कुछ भी कर लें, 1 आध 2-4% लोग ऐसे रहेंगे जो कोई भी बात हो, कोई भी विषय हो, उस पर आपके साथ एक मत नहीं हो सकते हैं। तो ये, और मोर ओवर ये जो एक माइनॉरिटी, मान लीजिए कि एक बात के लिए 99% लोग राजी हैं, लेकिन 1% लोग या 100 में से एक बंदा भी जो है उसके लिए मना कर रहा है, तो उस एक बंदे की बात को जो है वो ज़्यादा वेटेज दी जाएगी बजाय के 99 लोगों के। तो इसलिए यूनानिमिटी जो है या सर्वसम्मति जो है वो प्रैक्टिकली नहीं लागू होती। नेक्स्ट आता है सिंपल मेजॉरिटी रूल, जहाँ पर आप समझ गए होंगे यदि 5 लोग हैं तो 3 जिस तरफ खड़े हैं तो उस चीज़ को मान्य किया जाए या उस चीज़ को सपोर्ट किया जाए। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है। आप देखिए हमारे वोटिंग सिस्टम में यही, पॉलिटिकल वोटिंग में यही रूल जो है अप्लाई किया जाता है, सिंपल मेजॉरिटी का, और सिंपल बहुमत है ये, है ना। तो वहाँ पर ये है, वर्केबल भी है, सब कुछ ठीक है इसमें। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी है कि यदि मान लीजिए 5 में से 3 लोग जिस बात को सहमत हैं तो 2 लोगों की बात को नहीं सुना जाएगा, सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो सारा खेल बना रहा है या बिगाड़ रहा है। तो यहाँ पर भी थोड़ी समस्या आती है, लेकिन ये चलता है, यूज़ किया जाता है। देन कम्स क्वालिफाइड मेजॉरिटी। इसमें जो प्रॉब्लम है कि 49% लोगों की बात को नहीं सुना जाता, उसको ही थोड़ा सा ठीक करने के लिए स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे नट विक्सेल। तो नट विक्सेल ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप 100 के नज़दीक यानी यूनानिमिटी या सर्वसम्मति के नज़दीक पहुंचते जाएंगे उतना बेटर है। यानी कि सिंपल मेजॉरिटी में तो ये है कि 51% लोग
जिस तरफ खड़े हैं। यहाँ पर है कि आप 66% की बात कर लीजिए, 75% की बात कर लीजिए, 90% की बात कर लीजिए, तो उतना ही बेटर होता जाएगा। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप ये देखिए कि इम्पीचमेंट का केस हो या कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कोई परिवर्तन करना हो, प्रधानमंत्री को हटाना हो, तो फिर हम सिंपल मेजॉरिटी को नहीं बल्कि जो है क्वालिफाइड मेजॉरिटी रूल यानी कि 66% का बहुमत चाहिए होता है या 75% का बहुमत चाहिए होता है, तो वो सब चीज़ें देखते हैं। पर ये इन सब के बारे में, खासतौर पे मेजॉरिटी रूल के बारे में, एक हमारे बहुत ही रिनाउंड नोबेल लॉरेट हैं केनेथ एरो। तो केनेथ एरो जो है, उनकी इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम का यहाँ जिक्र करना बनता है। हालांकि ये बहुत डिटेल टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। यहाँ पर जिक्र कर दूँ कि इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम जो है वो ये कहती है कि आप मेजॉरिटी रूल कोई भी फॉलो कर लो, इसके अलावा कोई भी मेजॉरिटी रूल यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी जो है आप हर इंडिविजुअल का ओपिनियन नहीं ले पाएंगे, या तो डिक्टेटरशिप का सामना करना पड़ेगा। यानी उन्होंने कुछ कंडीशंस जो हैं वो ले आउट की, जिसके बेसिस पे ये कहा गया कि मेजॉरिटी रूल कभी भी आपको पेरेटो एफिशिएंसी तक नहीं पहुंचा सकता। तो क्या किया जाना चाहिए, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। प्रोफेसर कॉलमैन कहते हैं कि एरो साहब के जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको रिमूव किया जा सकता है या उनको दूर किया जा सकता है यदि हम प्लूरैलिटी वोटिंग या पॉइंट वोटिंग रूल का सहारा लें। अब इनको समझते हैं कि ये क्या है, बहुलता मतदान में क्या है कि बजाय कि हम एक एक वोट देने के, हम जितने भी ऑप्शंस हैं उनको रैंक्स देंगे, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको कहेंगे, मान लीजिए 3 लोग हैं सोसाइटी में, सिंप्लीफिकेशन के लिए, समझने के लिए, और तीन ही हमारे पास ऑप्शंस हैं। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है हमारा एक्स, एक वाई और एक जेड, ठीक है। तो जो ए पर्सन है वो कहता है कि एक्स इज बेटर देन वाई इज बेटर देन जेड, ठीक है। जो बी व्यक्ति है वो कहता है कि वाई इज बेटर देन एक्स इज बेटर देन जेड, वो भी जेड को वो भी थर्ड प्रायोरिटी पे रखता है। जो सी पर्सन है वो कहता है कि जेड इज बेटर देन एक्स इज बेटर देन वाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो एक्स है उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रायोरिटी मिली है, उसको रैंकिंग में ज़्यादा जो है मार्क्स मिले हैं, तो इसलिए जो हमारा प्रेफर्ड प्रोजेक्ट होगा वो एक्स हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से प्लूरैलिटी वोटिंग काम करती है। इससे भी बेटर तरीका है, आप यदि इंटेंसिटी देख रहे हैं ना, वहाँ पर तो आप एक व्यक्ति को एक वोट दे रहे थे, यहाँ पर आप इंटेंसिटी इन तीनों को कंपेयर कर रहे हो, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है। अब इससे भी ज़्यादा अच्छा पॉइंट वोटिंग रूल में क्या किया जाता है, उस केस में होता है कि हमें सबको, जितने भी लोग हैं, मान लीजिए 3 लोग हैं सोसाइटी में, तो तीनों को जो है 10-10 नंबर दे दिए गए। तो पहले प्रोजेक्ट को, यानी एक्स वाई जेड को, तो पहले प्रोजेक्ट को मैं मान लीजिए 8 नंबर देती हूँ, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, यानी कि सारी मेरी जो है मतलब प्रेफरेंस है वो इसको जाती है। इन दोनों को तो मैं सिर्फ 1-1 पॉइंट देती हूँ वैसे ही नाम से, ठीक है। दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मैं इसको 6 नंबर दूंगा, यदि हॉस्पिटल, मान लीजिए हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल बनना चाहिए और हॉस्पिटल को मैं 6 पॉइंट देता हूँ, बाकी दोनों प्लेग्राउंड है या जो भी है और उसको हम 2-2 पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है। और तीसरा जो है वो भी जो है एक्स को, यानी हॉस्पिटल को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, उसको 5 नंबर देता है, इसको 3 नंबर देता है प्लेग्राउंड को, और पार्क को 2 नंबर देता है। सबने अपने 10-10 नंबर पूरे कर दिए। यहाँ पे टोटल करेंगे तो साफ पता चल जाएगा कि एक्स प्रोजेक्ट यानी कि हॉस्पिटल विल विन द प्राइज, जो भी कुछ है कि वो हॉस्पिटल बनाया जाना चाहिए। इस तरह से हम देख पाएंगे कि पॉइंट वोटिंग रूल जो है वो बेस्ट मेथड है जो आपकी वोटिंग इंटेंसिटी को बताता है, यानी वो आपकी चॉइस की इंटेंसिटी का मतलब कितनी जोर की आपको वो चीज़ चाहिए उसके बारे में वो इजीली बता सकता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल तो बहुत आइडियल है और ये पैरेटो ऑप्टिमैलिटी से बहुत मतलब जो है नज़दीक पहुंच जाएंगे हम। लेकिन रियलिटी में जो यूज़ होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि इतने सारे लोगों से कोई भी फिस्कल डिसीजन के बारे में कि हम बजट में इसको कितना जगह दें और इसको कि इसके लिए कितना बजट रखें, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को में क्या होता है कि हम जो प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, एमपीज एंड एमएलएज, वो जो है डिसाइड करते हैं हमारे बिहाफ पे, हमारी जगह पे, वो बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो
एक्चुअल में ये इस तरीके से होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियोज़ भी लेकर आएंगे। यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।